नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में। जहाँ पिछली क्लास में हमने एक बहुत बड़े टॉपिक को पिछली 2 कक्षाओं में कंप्लीट किया है, भक्ति आंदोलन। अब एक छोटा-सा टॉपिक है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा आज का। हम बहमनी साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, आपको याद होगा जब हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था, तो हमने जाना था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक हुआ, जिसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह देखने के लिए मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी। साउथ इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई थी। और उस प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति के तहत बहुत मुश्किल था कि वो सभी राज्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद भी ट्रांसफर की, पर इसका भी फायदा नहीं मिला। इसी क्रम में दक्षिण भारत में दो अलग अलग राज्यों की उत्पत्ति होती है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई सुदूर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में ये जो महाराष्ट्र वाला मुख्य रूप से क्षेत्र है, महाराष्ट्र और ऊपर ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र जो है, इस पूरे क्षेत्र में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों बहुत लंबे समय तक लड़ते रहेंगे। बीच में कृष्णा नदी का दोआब आता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक दोआब है, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है। वो बहुत ही फर्टाइल रीजन था, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र को लेकर के ये दोनों, ऊपर बहमनी नीचे विजयनगर, ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे साथियों। अंत ये होता है कि जो बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य में जब आखिरी शासक आता है जिसका नाम है कलीमुल्ला शाह बहमनी, तो कलीमुल्ला शाह बहमनी के बाद बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बट जाता है, जिन्हें दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, इस तरह के 5 अलग अलग क्षेत्रों में ये बढ़ जाता है। तो उनके बारे में भी हमें ब्रीफ में पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से कहानियां भी बदलने लगेंगी। याद रखिए, हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगा है। 1498 में यही वो समय आएगा जब आप देखेंगे कि 1498 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाएगा, पुर्तगाली का आगमन शुरू हो जाएगा। तो विजयनगर में जब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पोर्चुगीज का रेफरेंस भी देखने मिलेगा कि कोई पुर्तगाली यात्री आ रहा है किसी शासक के काल में। थोड़ा और आगे जब बढ़ते जाएंगे हम मुगलों वगैरह के टाइम पीरियड में, तो वहां भी हमें अंग्रेजों का उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। वहां भी हमें ब्रिटिशर्स का उल्लेख, फ्रेंच का उल्लेख और ये जो अपने पोर्चुगीज हैं इनका उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात सच है कि हम इतिहास में इस घटना को पढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ में हमें पुरानी घटनाओं, जो साथ में जो घटनाएं अब शुरू हो चुकी हैं, उन इवेंट्स के लिए भी दिमाग में प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ, एक दूसरी जगह भारत के किसी कोने में एक दूसरी कहानी भी अब शुरू हो रही है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527 तक बहमनी साम्राज्य रहता है। पहले हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साथियों। सामान्य परिचय पढ़ने के बाद हम प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक में अलाउद्दीन बहमन शाह, ये संस्थापक है, ये फाउंडर है साथियों, अलाउद्दीन बहमन शाह। फिर मोहम्मद शाह प्रथम, ये महान शासक हुआ, ये पहला महान शासक हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम। दाऊद शाह बहमनी, फिर ताज उद्दीन फिरोज शाह, यह भी एक महान शासक था इस वंश का। एक आता है अहमद शाह प्रथम, जिसे वली के नाम से जाना जाता है। बहुत उदार शासक था, इसलिए इसको वली के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं शाह जालिम, ये बहुत ही जालिम प्रकार का शासक ही था। हुमायूं के बारे में, ये दूसरा हुमायूं है, वो बाबर वाला हुमायूं कनेक्ट मत करना, वो अभी आएगा, उसका टाइम पीरियड अलग है, अभी वो आया ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है, ये मान के चलो। वो 1526 के बाद की कहानी है।
ये हुमायूं शाह जालिम है साथियों। ये वाकई में जालिम था। इसे दक्षिण का नीरो कहा जाता है। बहुत ही क्रूअल प्रकार का शासक था। जनता की कभी भी इसने परवाह नहीं की, तो इसे दक्षिण का नीरो कहते हैं। नीरो रोम का एक शासक था। तो कहा जाता है कि पूरा रोम जल रहा था, पूरे रोम में हाहाकार मचा हुआ था, और ये आदमी अपने महल में बैठ करके संगीत बजा रहा था। तो कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो संगीत बजा रहा था। एक ऐसा डायलॉग हो चुका है कि जब भी हमें अराजकता को दिखाना पड़ता है, एनार्की को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कि कोई एक शासक है जिसके राज्य में बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो उन घटनाओं को इग्नोर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये नीरो जैसा व्यक्तित्व है। तो हुमायूं को दक्षिण का नीरो कहा गया, हुमायूं शाह बहमनी को। आखिरी शासक कलीमुल्ला शाह हुआ। कलीमुल्ला शाह के बाद ये 5 भागों में बट जाता है, जिसमें अहमदनगर है, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन्हीं 5 को हम 5 दक्कन सल्तनत का नाम देते हैं। ये 5 भागों में बट जाती है साथियों। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सवाल ना बहुत बेसिक बनते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल यहीं से बन जाता है। पूछ लेगा कि इस शासक का संबंध किस वंश से था। जैसे उसने पूछा था कि हुमायूं शाह जालिम का संबंध किस वंश से रहा है। अब हम नहीं कनेक्ट कर पाते। हमें यही लगेगा कि यार जो हुमायूं शाह जालिम है, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है साथियों, थोड़ा साउंड इशू कर गया था, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से इस तरह के सवाल बनते हैं कि ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपको बेसिक तौर पे ध्यान रखना है। यहीं से अधिकांश प्रश्न बनने की संभावना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी पर्टिकुलर एरिया से बनेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। एक बार आप मैप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि सारी बातें स्पष्ट रहें। देखिए साथियों, बहमनी साम्राज्य से पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती। विजयनगर और पुराना है, बहमनी से पहले विजयनगर आ गया था। ठीक, और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। ऊपर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ऊपर का ये जो पूरा पूरा रीजन है, ये बहमनी कहलाया। इसी में अहमदनगर है, इसी में बीदर है, इसी में गोलकुंडा दिखाई देगा, बीजापुर दिखाई देगा, यहाँ बरार दिखाई देगा। ये आगे जाकर के 5 अलग अलग राज्य बने। बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये आगे जाकर के 5 अलग अलग राज्य बने। जब बहमनी साम्राज्य खत्म हुआ तो बहमनी साम्राज्य टूट करके इन 5 भागों में बट गया था। डिवाइड होकर के इन 5 अलग अलग भागों में बट गया था। ठीक है, चलिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूरे भारत भर में विद्रोह हो रहे थे। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह विद्रोह हो रहे थे। इसी क्रम में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वहीं हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है, इसने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसकी एक पूरी की पूरी कहानी है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भी दक्षिण में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए भेजा था। तो उन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। और इसी तरह अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका मूल नाम हसन गंगू था, इसको हसन गंगू इसलिए कहा जाता था कि इसका जो बचपन है वो गंगू नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ व्यतीत हुआ था। तो इसका नाम पड़ गया हसन गंगू। तो हसन गंगू भी इसी तरह दक्षिण में आया था विद्रोह दबाने के लिए। पर इसने देखा कि सुल्तान की स्थिति कमजोर है। तो सुल्तान की कमजोर स्थिति को देखते हुए 1347 में इसने जो अहमदनगर वाला इलाका है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली और उस राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा गया। जब ये राजा बना था या सुल्तान बना था तो उससे पहले इसका नाम हसन गंगू ही था। लेकिन जब ये सुल्तान बना तो इसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह का टाइटल लिया। इसने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल गुलबर्गा को बनाया, जिसे अहसनाबाद भी कहा जाता है। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और इसके गुरु का नाम सिराज जुनैदी था। सबसे बड़ा काम यही था कि अब जो इतना बड़ा क्षेत्र मिला है, इस क्षेत्र में शासन का व्यवस्थीकरण करना है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित रूप देना है। तो पूरे राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। प्रांत के लिए
तरफ शब्द का प्रयोग किया जाता था, और जो इन प्रांतों का प्रमुख होता था, आज का सीएम समझ लीजिए, तो उसे तरफदार कहा जाता था। जो इन प्रांतों का प्रमुख होता था उसे तरफदार कहा जाता था। तो एक राज्य बना गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। इनके समय राजभाषा मराठी ही रही। मराठी का विकास हुआ साथियों। ये अत्यंत उदार था। इसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, और 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो जाती है। 11 फरवरी 1358 को इसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है? तो पहला सवाल, जो सबसे बेसिक सवाल बनेगा, वो यही बनेगा कि जो बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जवाब देंगे कि सर, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू। सर, कब स्थापना की थी? तो 1347 में हसन गंगू ने स्थापना की। इसने 2 उपाधियां धारण करी। एक उपाधि इसने धारण करी अलाउद्दीन बहमन शाह, जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं, और दूसरी उपाधि इसने धारण करी थी द्वितीय सिकंदर। इसका भी एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया कि पूरे दक्षिण को इसे जीतना था, पर जीत नहीं पाया। विजयनगर साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। हसन गंगू बहुत ज्यादा उदार था। ये उदार था, लिबरल था। इसने हिंदुओं से जजिया नहीं लिया। हिंदुओं से इसने जजिया नहीं लिया था साथियों। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया जो कर है वो जिम्मी से लिया जाता था, अर्थात जो इस्लामी राज्य में रहते हैं लेकिन इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो उनसे जजिया कर लिया जाता था। भारत में सबसे पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र में लगाया था। ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि हसन गंगू ने अपने राज्य को, जो भी बहमनी साम्राज्य था, इस साम्राज्य को उसने 4 प्रांतों में बांटा था। और प्रांत के लिए, अर्थात प्रोविंस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? तो प्रांत के लिए तरफ शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और जो इसका प्रमुख होता था उसे तरफदार कहा जाता था। ऐसा मान लीजिए कि आज के समय का ये राज्य है, और जो तरफदार है वो यहाँ का मुख्यमंत्री होता था। ठीक है, वो यहाँ का मुख्यमंत्री होता था। तो इन 4 प्रांतों में शामिल था एक तो गुलबर्गा। अब गुलबर्गा इनकी राजधानी भी थी, कैपिटल भी थी। एहसनाबाद भी इसे कहते थे, राजधानी रही है गुलबर्गा। गुलबर्गा के अलावा साथियों एक बरार वाला क्षेत्र रहा है, एक बीदर वाला क्षेत्र रहा है। ये प्रमुख राज्य रहे। बरार वाला क्षेत्र हो गया, बीदर वाला क्षेत्र हो गया, और एक दौलताबाद वाला इलाका रहा है। एक दौलताबाद वाला इलाका रहा है। अंततः इसकी मृत्यु कब होती है? तो सर, इसकी मृत्यु 1358 में हो जाती है। 1358 में इसकी डेथ हो गई थी, 1358 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यही बातें हैं, ज्यादा प्रश्न ऐसे विशेष नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से कुछ प्रश्न बनते हैं। जनरली राजधानी पूछता है, संस्थापक पूछता है, बस। ये प्रश्न जरूर पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? वॉट वॉज द नेम ऑफ हेड ऑफ प्रोविंस इन बहमनी एम्पायर कॉल्ड? तो उसका नाम था तरफदार। तरफदार प्रांतों का प्रमुख होता था साथियों। इसके बाद अगला शासक जो आता है, नेक्स्ट जो रूलर है, तो उसमें जफर खान मोहम्मद प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम। इसका मूल नाम जफर खान था, और इसने मोहम्मद शाह प्रथम की उपाधि से शासन किया था। लंबा शासन रहा, 1358 से लेकर के 1375 तक। ये बहमनी साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बहमनी एम्पायर। इसने भारत में बारूद का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि 1367 में कोल्टन के पास बुक्का प्रथम से इसकी लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया गया था। इंडिया में पहली बार हमने बारूद अर्थात गन पाउडर का उपयोग किया था। बाबर भी उपयोग करता है, पर बाबर से पहले भारत में बारूद का जो प्रयोग है वो बहमनी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। किसके खिलाफ? विजयनगर के खिलाफ। विजयनगर के राजा उस समय बुक्का प्रथम थे। दोनों के बीच में 1367 में एक कॉल्टम नाम की जगह होती है, वहां युद्ध होता है। उस युद्ध में इसने बारूद का अर्थात गन पाउडर का प्रयोग किया था। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो इसकी सहायता करती थी।
गुलबर्गा में इसने एक बड़ी मस्जिद बनवाई थी जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, गुलबर्गा की जामा मस्जिद कहा जाता है साथियों। ये एकमात्र मस्जिद है भारत की, बड़ी मस्जिदों में, छोटी मस्जिदें हो सकती हैं, बड़ी मस्जिदों में ये एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें आंगन नहीं है, किसी भी तरह का कोई आंगन नहीं है। हम आगे इसकी फोटो भी आपको दिखाएंगे। इसके प्रधानमंत्री का नाम सैफुद्दीन गौरी था। प्रधानमंत्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके प्रधानमंत्री सैफुद्दीन गौरी ने ही प्रशासनिक सुधार किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे। और इसने कहा था कि हम हर एक प्रांत में तरफदार की मदद करने के लिए एक नया अधिकारी नियुक्त करेंगे और उसका नाम था विशेष विरुद्ध। ये जो विशेष विरुद्ध है, एक अधिकारी का नाम था जिसे मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा नियुक्त किया गया था प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए, प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। ये वो मस्जिद है साथियों। ये जो मस्जिद है गुलबर्गा में, इसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, इसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है और इसे जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में कई जगह आपको जामा मस्जिद मिलेंगी। ये गुलबर्गा की जामा मस्जिद है। इसमें आंगन नहीं है साथियों, एक ऐसी मस्जिद है जिसमें आंगन नहीं है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुलबर्गा की बड़ी मस्जिद या गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बहमनी शासक जफर खान मोहम्मद शाह प्रथम ने गुलबर्गा की बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना, सैफुद्दीन गौरी। इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सैफुद्दीन गौरी। ठीक है जी। देखो, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अब देखो, कई किताबों में ये लिखा रहता है कि बाबर ने भारत में बारूद का पहला प्रयोग किया। एक्चुअली बाबर ने उत्तर भारत में बारूद का पहला प्रयोग किया था। दक्षिण भारत में बारूद का जो पहला प्रयोग किया गया वो 1367 में मोहम्मद शाह प्रथम और विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किया गया। एक छोटी सी कहानी के रूप में आप इसे समझना, छोटी सी स्टोरी के रूप में आप समझना। देखो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हमेशा एक चीज को लेकर के लड़ेंगे। यहाँ पर एक नदी है साथियों, आज भी वो नदी है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ पर है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब है और इस दोआब को कहा जाता है रायचूर दोआब। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है। तो यहाँ से बहमनी भी इसको प्राप्त करना चाहेंगे और यहाँ से विजयनगर साम्राज्य भी इसको प्राप्त करना चाहेंगे और इसको लेकर के इनके बीच में बहुत से युद्ध होंगे, बहुत सी बैटल होगी और इस संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने जफर खान मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि 1367 में इसने दक्षिण भारत में बारूद का पहला प्रयोग किया। किसके खिलाफ किया? तो विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम के खिलाफ इसने ये प्रयोग किया। दूसरा याद रखना, गुलबर्गा। अब आपको गुलबर्गा का नाम बदल दिया गया है। गुलबर्गा कर्नाटक में है साथियों, गुलबर्गा कर्नाटक में है जो इनकी राजधानी थी। अब इसका नाम बदल करके कलबुर्गी कर दिया गया है। तो याद रखना, यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आंगन नहीं है साथियों, किसी भी तरह का कोई भी आंगन नहीं है। और एक फैक्ट यहीं से और बनता है, वो ये बनता है कि इसका प्रधानमंत्री था सैफुद्दीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, इसके प्रधानमंत्री का नाम था सैफुद्दीन। इसकी सलाह पर जो प्रांत है, प्रांतों को हमने क्या बोला है? तरफ। प्रांतों को क्या बोला है? तरफ। तो तरफ में जो तरफदार हैं, अर्थात गवर्नर हो गया यहाँ का या सीएम हो गया, इसकी सहायता के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था और उस अधिकारी को विशेष विरुद्ध बोला जाता था। ठीक है, विशेष विरुद्ध।
तो बस इतने ही सवाल बनते हैं, इस तरह के मूलभूत सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य एक लंबी संघर्ष की कहानी रही है। विजयनगर और बहमनी के बीच में एक बहुत लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट होता रहा। इस कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है? तो जवाब देंगे कि रायचूर दोआब या कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब है वो इनके बीच में संघर्ष का बहुत बड़ा कारण था। आगे बढ़ेंगे, कुछ और शासकों की हम चर्चा करेंगे साथियों। तो इसमें अगला नाम आता है ताजुद्दीन फिरोज शाह का। ये आखिरी महत्वपूर्ण शासक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह ये आखिरी महत्वपूर्ण शासक है साथियों। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है ये कुरान की नकल करके अपने जीवन का यापन करता था। ये अपने लाइवलीहुड को अर्न करता था बाय मेकिंग द कॉपी ऑफ कुरान। इसने कर्नाटक में भीमा नदी के पास फिरोजाबाद नाम की जगह बसाई थी और इसी फिरोजाबाद में इसने जंतर मंतर की स्थापना की थी। अब कहानी सुनते हैं, थोड़ी सी पुरानी कहानी की तरफ जाते हैं। भारत में भारतीय इतिहास में तीन ऐसे शासक हमें दिखाई देंगे जो कुरान की कॉपी बना करके या टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करते थे। एक तो नसरुद्दीन महमूद जो गुलाम वंश का शासन था, जिसे बलबन ने राजा बनाया था और बलबन ने अपनी बेटी की शादी भी की थी। एक ऐसा शासक था जिसने सिर्फ एक ही विवाह किया था। दूसरा हमें यहाँ पर मिलता है फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी। और आगे जाकर के औरंगजेब के बारे में भी कुछ इसी तरह की बात कही जाती है, पर औरंगजेब हमेशा ऐसा नहीं करता था। तो ये दो तीन शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने टोपी सिल करके अपना जीवन व्यतीत किया है। कहा जाता है कि इसके हरम में भी जो महिलाएं थी वो भी अपना गुजारा भत्ता खुद ही चलाया करती थी। इस तरह का ये शासक था। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह इसने कर्नाटक में फिरोजाबाद नाम का नगर बसाया था भीमा नदी के किनारे। प्रशासन में हिंदुओं को बड़े पद दिए थे, ये उदार था। हाई पोजीशंस ऑफर की थी हिंदुओं को एडमिनिस्ट्रेशन में। एक युद्ध होता है सोनार की बेटी का युद्ध जो कि 1406 में हुआ। इसमें एक तरफ फिरोज शाह होता है और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम होते हैं। इसमें फिरोज शाह की हार होती है। कारण था तुंगभद्रा दोआब व पार्थल नामक एक सुनार की पुत्री। अब एक कहानी है इसके पीछे। विजयनगर साम्राज्य में अभी शासन चल रहा है देवराय प्रथम का। ये अलग है, कृष्ण देवराय से मत जोड़िएगा, अभी हम देवराय प्रथम की बात कर रहे हैं। तो जब देवराय प्रथम का शासन चल रहा है तो कहा जाता है कि एक बार ये यात्रा पे निकलते हैं। तो जब ये यात्रा पे निकलते हैं तो इन्हें पार्थल नाम की एक सुनार की एक पुत्री मिलती है, एक सुनार की बेटी मिलती है। और वो सुनार की बेटी बेहद खूबसूरत थी, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये उसके सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं देवराय प्रथम। विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन विवाह तो करना था। तो इस बात की शिकायत जो सुनार है वो फिरोज शाह से कर देता है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो चूंकि युद्ध सुनार की बेटी की वजह से हुआ, इसलिए इसे सोनार की बेटी का युद्ध कहा गया। पर अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो तुंगभद्रा दोआब था, जिसे हम रायचूर दोआब कहते हैं, इसी को लेकर के युद्ध हुआ था। और दूसरे इतिहासकार भी इस बात पर ही अग्री करते हैं कि ये युद्ध निश्चित तौर पे किसी महिला के लिए नहीं हुआ होगा। महिला हो सकता है एक बहाना बन गई हो, पर वास्तविकता थी तुंगभद्रा दोआब। ठीक है, या रायचूर दोआब पर अधिकार करना। दो प्रमुख बंदरगाह हुए, चौल जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में है और दबोल ये भी महाराष्ट्र में है। देखो, प्राचीन काल के बंदरगाहों के नाम याद रखिएगा। प्राचीन काल के जो बंदरगाह हैं उनका नाम याद रखिएगा साथियों। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, जैसे अगर मैं आपको मैप के थ्रू एक बार पोर्ट याद करवाऊं, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब आप बंगाल की बात करते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ ताम्र लिप्ति नाम का एक बंदरगाह हुआ और एक बंदरगाह यहाँ हुआ चंद्रगढ़। ये यहाँ पे दो बंदरगाह हुए। जब हम चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ घंटशाला एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ। घंटशाला एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था साथियों। ठीक है, इसी तरीके से जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो पुडुचेरी में अरिका मेडु
अरिकमेडु बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही। और यहीं पर पल्लवों के शासन काल में एक महाबलीपुरम, जिसे हम मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चौल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है, चौल। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। हम एक आपको आगे पढ़ाएंगे भी, पूरे भारत के बंदरगाह एक साथ आपको रिकॉल करा देंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह हुए। आगे जाकर के आंध्र प्रदेश में ही एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह बनेगा, जो था मछलीपट्टनम, जो था मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। क्या है, आजकल इस तरह के सवाल आने लगे हैं कि वो आपको बंदरगाह का नाम दे देगा और कहेगा कि बताओ ये बंदरगाह कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह से सिर्फ एक ही सवाल बन सकता है, वो हमने आपको बता दिया। एक बैटल हुआ था, सुनार की बेटी का युद्ध, जो फिरोज शाह और विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। देवराय प्रथम की इसमें जीत होती है। दूसरा प्रमुख बंदरगाह जो है वो भी आपको बता दिए। जंतर मंतर की स्थापना की थी और कुरान की नकल बना करके अपने जीवन का यापन करता था। अगला जो राजा है वो है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर की थी और बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर की थी। तो गुलबर्गा से बीदर अपनी कैपिटल बनाई थी शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने। शिहाबुद्दीन अहमद शाह को वली या संत कहा जाता था। ये सूफी संत गेसु दराज के समकालीन थे, वही गेसु दराज जिन्होंने दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले को आगे बढ़ाया था। तो ये गेसु दराज के समकालीन थे। ये खुद बहुत ज़्यादा उदार थे, बहुत ज़्यादा लिबरल थे। यही कारण है कि इन्हें नाम दिया गया संत या वली, इन्हें संत या वली का नाम दिया गया। अगला आता है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह के बारे में फरिश्ता लिखता है कि वो एक अत्यंत क्रूर शासक था और बाद के लोगों ने उसे दक्षिण का नीरो कहा, नीरो ऑफ साउथ। नीरो रोम का एक राजा था, पीछे पूरा रोम जल रहा है और ये आदमी संगीत बजा रहा है। इसने अफाफियों को शासन में महत्व देना शुरू किया। अब सर अफाफी कौन थे? पश्चिम एशिया मुसलमानों को, ऐसे मुसलमान जो पश्चिम एशिया से अभी अभी भारत आए थे, वेस्टर्न एशिया से जो मुसलमान भारत आए थे, उन मुसलमानों को अफाफी कहा जाता था। ये वर्ड याद रखिएगा। और इसी के समय मलिक नायब का पद दिया जाता है महमूद गवा को। अभी हम महमूद गवा के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य में सबसे योग्य कोई व्यक्ति हुआ है तो वो महमूद गवा रहा। महमूद गवा कभी भी सुल्तान नहीं बना, महमूद गवा प्रधानमंत्री के पद पर था। तो महमूद गवा की जो शुरुआत होती है, महमूद गवा की जो शुरुआत होती है वो हुमायूं के शासनकाल से होती है। कहा जाता है कि हुमायूं ने बस एक ही अच्छा काम किया कि महमूद गवा जैसे व्यक्ति को मलिक नायब का पद दिया। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बनेगा, इसके बाद वो वजीर के पद पर आएगा और फिर बहुत सारे परिवर्तन करेगा, बहुत सारा विस्तार करेगा। उसे हम महमूद गवा का युग कहते हैं, एज ऑफ महमूद गवा बोलते हैं। तो अब यहाँ से सर सवाल क्या क्या बन सकते हैं? बेसिक सवाल बनेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल बनेंगे। देखो अब तक जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चंस निकालते हैं। पहला सवाल हमने पढ़ा कि सर बहमनी साम्राज्य की स्थापना जब हुई तब दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1347 में की गई, 1347 में की गई। बहमनी साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? गुलबर्गा, जो कर्नाटक में स्थित है। हालांकि अब इसका नाम बदल करके कलबुर्गी कर दिया गया है। अगला सवाल वो आपसे पूछेगा उस शासक का नाम बताइए जिसने तरफदारों की मदद के लिए विशेष विरुद्ध नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने
विशेष विरुद्ध नाम के अधिकारियों की नियुक्ति प्रांत में की थी अपने प्रधानमंत्री सैफुद्दीन की सलाह पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुलबर्गा में जामा मस्जिद या बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जिसमें कोई भी आंगन नहीं है, तो उसका नाम भी मोहम्मद शाह प्रथम है। उसने गुलबर्गा में बड़ी मस्जिद का निर्माण किया था। भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो दक्षिण भारत या भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने 1367 में बुक्का प्रथम जो कि विजयनगर के राजा थे उनके खिलाफ किया था। बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा? तो संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब रहा है या कृष्णा तुंगभद्रा नदी का दोआब कहा है। इसे दक्षिण का नीरो कहा जाता है। तो बहमनी राज्य के राजा हुमायूं को, बहमनी राज्य के सुल्तान हुमायूं को दक्षिण का नीरो कहा जाता है। महमूद गवाह कौन था? तो बहमनी साम्राज्य में एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री का नाम महमूद गवाह था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से होती है और हुमायूं ने महमूद गवाह को जो पद दिया था, जो पोस्ट दी थी, वो थी मलिक नायाब। किस बहमनी शासक को संत या वली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों कि शिहाबुद्दीन अहमद शाह को वली या संत के नाम से जाना जाता है और शिहाबुद्दीन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर कर दी थी। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महमूद अगला शासक है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय गाजी। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय गाजी, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। जब इसका राज्यारोहण हुआ, जब इसका कोरोनेशन हुआ, तो इसकी आयु मात्र 9 या 10 वर्ष के पास ही रही होगी। इसके प्रधानमंत्री का नाम था महमूद गवा और ये महमूद गवा का युग कहलाया 1463 से 1482 का। इसने ख्वाजा शाह की उपाधि धारण की थी महमूद गवा ने। महमूद गवा को मोहम्मद तृतीय ने ही 1482 में मार डाला। पूरी कहानी है, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो महमूद गवा का जो मूल नाम है वो ख्वाजा निजामुद्दीन महमूद गिलानी था। यह भी एक अफाकी था जो ईरान अर्थात पश्चिम एशिया से, वेस्टर्न एशिया से भारत आया था। सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने इसे प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि हुमायूं ने इसको मलिक नायाब की उपाधि धारण की थी। इसने बहुत सी भूमि जो कि दान में दी गई थी, वो भूमि वापस लेकर के उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। पुरानी बात याद आ रही है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया था। जो जो जमीन उसने लोगों को दे रखी थी, सभी से जमीन वापस लेकर के उसे सरकारी जमीन में परिवर्तित कर दिया, जिसे हम खालसा भूमि के नाम से जानते हैं। तो महमूद गवा ने भी वही काम किया। इसने भूमि की पैमाइश करवाई, इसने लैंड को मेजरमेंट कराया कि हम लैंड मेजरमेंट करेंगे और तब हम भू राजस्व को तय करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी भी याद कीजिए, उसने भी यही काम किया था। उसने भूमि की पैमाइश कराई थी, जिसे हमने मसाहत प्रणाली बोला था। याद है आप लोगों को? मसाहत प्रणाली बोला था, बिस्वा नाम की इकाई थी। ठीक यही काम महमूद गवा कर रहा है और इसके लिए वो तंगा नामक इकाई का प्रयोग करेगा। बीदर में एक बहुत बड़ा मदरसा इसने बनवाया था, बहुत ही बड़ा मदरसा। उसमें 1000 लोगों के रहने की जगह थी साथियों, 1000 लोग उसमें रह सकते थे। इसके बहुत सारे पत्र थे जो इसने अलग अलग राजाओं को लिखे थे। पूरे राजाओं से, दुनिया भर के राजाओं से ये पत्र व्यवहार करता रहता था। दुनिया भर के जो अलग अलग किंग्स हैं उनके साथ ये लेटर्स को एक्सचेंज करता रहता था। तो उसे रियाजुल इंशा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रियाजुल इंशा कहा जाता है। मीडोस टेलर ने एक किताब लिखी है, कन्फेशन ऑफ अ ठग, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं मीडोस टेलर ने। मीडोस टेलर एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पे बहुत कुछ लिखा है। मीडोस टेलर ने एक किताब लिखी थी कन्फेशन ऑफ अ ठग, और इसी पर एक फिल्म बनी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इसी पर एक फिल्म बनी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी ना ठगों की एक कहानी है। अगर कोई लोग मध्य प्रदेश के हैं, जानते भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी कहानी है। कर्नल स्लीमैन हुए थे और जबलपुर के पास स्लीमनाबाद नाम की एक जगह है,
तो उन्होंने भी ठगों का दमन किया था और 1200-1300 पन्नों का उनका पूरा एक वृत्तांत है, जिसमें बहुत ही भयावह कहानी उन्होंने बताई थी कि ठग कैसे 400-500 लोगों को इतनी प्लानिंग के तहत मारा करते थे साथियों, कि कभी भी किसी के बारे में पता नहीं चलता था। कभी उनकी कहानी आपको सुनाएंगे, कभी स्टोरी सुनाएंगे कि कितने बुरी तरीके से ये ठग जो है वो लोगों को मार दिया करते थे। फिर कर्नल स्लीमैन ने कैसे ठगों को पकड़ा, उनका दमन किया, और आज भी वहां स्लीमनाबाद नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर भी जो एक किताब लिखी थी मीडोज टेलर ने, कन्फेशन ऑफ अ ठग, जिस पे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी आधारित है। तो मीडोज टेलर ने एक बात लिखी, जब 1482 में महमूद गवाह को फांसी दी जा रही थी। अब क्या हुआ कि पूरी कहानी है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री हमेशा ना अपने आप को रिपीट करती रहती है। देखो, हमने ना ऐसी कहानियां पहले भी पढ़ी हैं। आपको याद होगा, हमने बलबन के बारे में पढ़ा था, और बलबन के बारे में पढ़ते समय हमने ये जाना था कि वहां शेर खान नाम का एक व्यक्ति था जो मंगोलों को हरा दिया करता था। तो शेर खान से ना बलबन बहुत जल चुका था, तो कहा जाता है कि बलबन ने ही उसको मरवा दिया था। सेम कहानी हमें अलाउद्दीन के समय भी मिलती है, जब मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय। तो अलाउद्दीन के समय जफर खान हुआ करता था। तो जफर खान ऑल्दो युद्ध में मरा था, पर जफर खान को बचाया जा सकता था अगर सुल्तान अपनी सेना उसकी मदद के लिए भेज देता, पर सुल्तान ने अपनी सेना उसकी मदद के लिए नहीं भेजी। तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत योग्य होता है ना, बहुत ही योग्य होता है, तो कहीं ना कहीं एक भाव तो आ ही जाता है, जैसे हम कहते हैं कि यार, एक जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना कह सकते हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना। ये सारे भाव मन में उत्पन्न डेफिनेटली होते, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि कहीं ये व्यक्ति साम्राज्य को ना अपना ले। तो महमूद गवा बहुत अच्छे काम कर रहा था, उसने प्रशासन को ठीक कर दिया, विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित कर दिए, भूमि की पैमाइश करवाई, तंगा नाम की इकाई का प्रयोग किया, बीदर में एक बहुत बड़ा मदरसा बनवाया। सारे काम बहुत अच्छे हो रहे थे, पर सुल्तान के कानों में कोई लगातार आवाज करते रहा होगा, ये व्यक्ति तुमको मार डालेगा, ये कर देगा। मतलब ये कान भरने वाले लोग तो हमेशा रहे होंगे, इतिहास में भी रहे होंगे, आज भी हैं तो इतिहास में भी रहे होंगे। तो इसको फिर वो महमूद, जो ये अपना शासक था मोहम्मद तृतीय, मोहम्मद शाह तृतीय, मूर्ख ही होते हैं ऐसे शासक, खुद तो कुछ काम करते नहीं है, दूसरा जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देते। तो मोहम्मद शाह तृतीय ने फिर एट द एंड इसको फांसी की सजा दे दी थी। तब मीडोज टेलर ने अपनी किताबों में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है ये जानकारी नहीं है, पर मीडोज टेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि इट वॉज दी एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंड। ये अंत की शुरुआत थी। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने लिखा कि अंत की शुरुआत थी, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंड। जब महमूद गवा मरा ना, तो उस समय मीडोज टेलर कहते हैं कि ये जो है ना, अब बहमनी साम्राज्य का पतन यहां से तय था। तो इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एंड, ये पतन की शुरुआत थी, ये अंत की शुरुआत थी साथियों। तो ये ऐसी कहानी है महमूद गवा की। तो महमूद गवा को प्रधानमंत्री किसने बनाया? शमसुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय गाजी ने, और इसी ने इसको फांसी की सजा दे दी थी और ये मर गया था। और इस तरह बहमनी साम्राज्य का पतन तय हो गया कि अब इसका पतन होना तय है, और यही हुआ। बहमनी साम्राज्य का आखिरी शासक कलीमुल्ला होता है, और फिर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। बीजापुर, जिसके जहां पर आदिल शाही वंश का शासन स्थापित हुआ, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर, यहाँ निजाम शाही का शासन शुरू हुआ और मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी। बरार, यहाँ इमाद शाही का शासन था। फतेह उल्ला इमाद शाह ने यहाँ शासन को स्थापित किया। गोलकुंडा, यहाँ कुतुब शाही वंश का शासन आया। कुली शाह या कुतुब शाह ने शासन की स्थापना की। और बीदर, यहाँ बरीद शाही का शासन शुरू हुआ और अमीर अली बरीद ने यहाँ शासन की शुरुआत की थी। और एट द एंड औरंगजेब जो है वो इन सभी का विलय मुगल साम्राज्य में कर लेगा। औरंगजेब के द्वारा इन सभी को मर्ज कर लिया जाएगा मुगल साम्राज्य में। तो ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, आदिल शाही की हम चर्चा भी करेंगे। अब इस आदिल शाही वंश की चर्चा हम
पुर्तगालियों के समय करेंगे कि आदिल शाही वंश से ही पुर्तगाली गोवा लेंगे और बाद में गोवा को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो ये हमें यूज करना है आगे। तो याद रखना कि इनकी स्थापना कब हो रही है। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश है, स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की है। अहमदनगर में निजाम शाही है, स्थापना मलिक अहमद ने की है। बरार में इमाद शाही है, स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की है। गोलकुंडा में कुतुब शाही है, स्थापना कुतुब शाह ने की है। और बीदर है जिसमें बरीद शाही है, और बरीद शाही की स्थापना अमीर अल बरीद ने की है। और ये सब लोग विजयनगर से लड़ते रहेंगे। ये पहले आपस में भी बहुत लड़ेंगे और फिर विजयनगर से भी लड़ेंगे। तो विजयनगर से जीत नहीं पाते थे, फिर ये अपना एक ग्रुप बनाएंगे और पूरा ग्रुप बना करके ये विजयनगर पे अटैक करेंगे। तो हम एक युद्ध पढ़ेंगे साथियों कल की क्लास में, जिसे हम तलीकोटा का युद्ध या बैटल ऑफ तलीकोटा के नाम से जानते हैं। उस युद्ध में अंततः विजयनगर की हार होगी और दक्षिण भारत का एक महानतम साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो ये आपस में ग्रुप बना लेंगे, बीजापुर, अहमद, बरार, गोलकुंडा, ये आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। तो ये वो 5 राज्य थे जिनकी स्थापना होती है, जिनके बारे में हमने मैप में भी देखा था कि कैसे ये 5 राज्य बनते हैं। तो अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो ये प्लीज याद रखना कि कौन सी जगह पर किसके शासन की स्थापना हुई थी। इसके बाद साथियों कई बार यहाँ से प्रशासन से भी सवाल थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं। प्रशासन से भी इम्पोर्टेंट पता है यहाँ क्या है? प्रशासन से भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बनी हुई अलग अलग इमारतें। जैसे एक इमारत है गोल गुंबज, इसे गोल गुंबद भी कहा जाता है। ये गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है साथियों। ये जो गोल गुंबज है ये बीजापुर में स्थित है। इसे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है, और इसे फुसफुसाती गैलरी कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं साथियों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये गोल गुंबद है या इसको गोल गुंबज भी कहा जाता है। ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा बिना सहारे के गुंबदों, इसमें कोई सहारा नहीं है, और ये दुनिया के एशिया के, माफ कीजिए, एशिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। बिना किसी सहारे के ये गुंबद है। और इसमें ना अगर आप एक जगह कोई बात बोलते हैं तो वो बात पूरी जगह पर गूंज जाती है। तो इसे कहा जाता है फुसफुसाता हुआ मकबरा। और यही सवाल पूछा गया था कि किसे फुसफुसाता हुआ मकबरा कहा जाता है। तो गोल गुंबद जो बीजापुर कर्नाटक में है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, इसे फुसफुसाता हुआ मकबरा भी कहा जाता है। ऐसे ही साथियों एक और इमारत हमें दिखाई देगी। ये तो गोल गुंबज होगी। एक है चार मीनार। तो चार मीनार आप जानते हैं ये हैदराबाद में, हैदराबाद का प्रसिद्ध है चार मीनार। कहा कि हैदराबाद गए और चार मीनार नहीं देखी तो क्या किया। तो हैदराबाद में चार मीनार है और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। ये दक्कन वास्तुकला का एक मील का पत्थर है। तो हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार स्थित है साथियों। गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में ही है। जामा मस्जिद ये गुलबर्गा में है, अभी आपको बता दिया था हमने। महमूद गवाह का मदरसा बीदर में है 1000 छात्रों के लिए। इब्राहिम रोजा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इब्राहिम रोजा ये कर्नाटक के बीजापुर में है और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसको बनवाया था। और ये ताजमहल से प्रेरित है, फारसी शैली पर्शियन स्टाइल में बना है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने इसको बनवाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये देखिए साथियों, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये है इब्राहिम, ये है इब्राहिम रोजा। ये देखिए, ये ताजमहल से प्रेरित एक इमारत है। इसमें एक तरफ मदरसा है, एक तरफ इसमें मस्जिद है। तो ये बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर वाले इलाके में ये स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और 16 खंबा मस्जिद ये बीदर में है, कुबिल सुल्तानी। तो पता है प्रश्न क्या क्या बनता है
एक प्रश्न आपका बनता है जामा मस्जिद कि गुलबर्गा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो आपको पता है कि गुलबर्गा की जामा मस्जिद जो है वो मोहम्मद शाह प्रथम ने बनवाई थी। दूसरा सवाल बनता है इब्राहिम रोजा कि इब्राहिम रोजा कहाँ पर है, तो इब्राहिम रोजा साथियों बीजापुर में है और इसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था। ताजमहल की एक नकल बनाने की कोशिश की थी, पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है। तीसरा प्रश्न बनता है चार मीनार कहाँ पर है, तो चार मीनार हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। चौथा प्रश्न बनता है कि गोल गुंबज कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ जो गुंबद है, जो बीच में गुंबद है साथियों, लगभग 53 मीटर ऊंचा गुंबद है। ये बिना किसी सहारे के खड़ा है और इसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। तो और भी बन गए होंगे, पर ऐतिहासिक इमारतों में इसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर वाले इलाके में स्थित है। बीजापुर भी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और बातें समझ लेते हैं कि एक सर ए नौबत जो है वो सुल्तान के महल और दरबार का प्रमुख होता था, बॉडीगार्ड होता था, एक प्रकार से सर ए नौबत बोलते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह सूफी मत के बहुत बड़े वो थे। दरबार में कैथोलिक मिशनरी को इन्होंने बुलाया था। पुस्तकालय का अध्यक्ष इन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ये अबला बाबा और इन्हें गरीबों का दोस्त या जगत गुरु जैसे नामों से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है किताब ए नौरस। इन्होंने नौरसपुर को नई राजधानी बनाया था और पंडरपुर, पंडरपुर के बारे में कल ही पढ़ा है हमने, भगवान विठोबा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, तो पंडरपुर में दान दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन्होंने हैदराबाद शहर को बनाया और हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना की थी। और इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये कुछ अलग अलग पद हैं, जैसे वकील ए सल्तनत, ये दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था, वकील ए कुल, ये अलग अलग हैं, इनको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए। देखो बहुत सारे प्रश्न नहीं आते हैं यहाँ से, विजयनगर जरूर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर से बहुत सवाल बनेंगे, तो बहुत ऐसा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बातें हमने आपको बताई, जैसे हैदराबाद की स्थापना किसने की या चार मीनार किसने बनाई, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुए, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही कुतुब शाही वंश से संबंधित थे ये। तो कुतुब शाह शाही वंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की और हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना की। इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। फिर वास्तुकला से सवाल आते हैं, वो हमने आपको बता दिया, और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 6 से 8 सवाल ही पूछे गए हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक, पर फिर भी एक बार जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अब हमारे 2 लेक्चर विजयनगर साम्राज्य पे होंगे। हालांकि विजयनगर साम्राज्य के दूसरे लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि हम प्रांतीय राज्यों को भी कंप्लीट कर दें। तो 2 दिन जैसा हमने टारगेट रखा है कि इस सप्ताह में हमें प्रांतीय राजाओं तक को खत्म करना है। फिर हमारे 3 टॉपिक रह जाएंगे, एक मुगल, एक मराठा और सिख। और जब हम मराठा और सिख पढ़ेंगे तो उन्हें पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आधे मराठा यहाँ पढ़ लिए और आधे आधुनिक में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आधे सिख यहाँ पढ़ लिए, आधे सिख आधुनिक में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरी शुरुआत करेंगे और अंग्रेजों से उनके युद्ध करा करके, आंग्ल मराठा युद्ध करा करके हम उन्हें कंप्लीट कर दें। क्योंकि वो टॉपिक ना अलग अलग जगह पढ़ने से समस्याएं ही होती हैं, प्रॉब्लम्स ही होती हैं साथियों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी और चीज़ों को रिकॉल करना, क्विज लगाना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको याद होंगी। जय हिंद, जय भारत।